तो आपको जो है वो तीनों वीडियोस जो हैं वो देखने हैं। दैट विल बी हेल्पफुल, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली स्पीकिंग, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिवली अगर आप देखें तो उन तीनों वीडियोस में जो है मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, उसको कैसे डील करना पड़ता है, आंसर राइटिंग में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, टू इवन टाइम मैनेजमेंट, आपको वर्ड्स कैसे जो है लिखने चाहिए, आपको एब्रीविएशंस कैसे बनाने चाहिए एंड सो ऑन। बट फिर भी मैं एक ब्रीफ डिस्कशन आप लोगों के साथ भी आज अभी कर लूंगा, सो दैट यू हैव एन आइडिया। तो क्वेश्चन पेपर आपने क्वेश्चंस तो देखे ही थे, पिछली बार मैंने कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे। हो सकता है कि मैं एंड ऑफ द लेक्चर में आज फिर से थोड़े से जो है आपको क्वेश्चंस दिखा दूं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। बट क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो एग्जैक्टली उस तरीके के होंगे नहीं। इसके पीछे रीजन ये है कि दोज वर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस। अब जो है थोड़े से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हैं, तो उसमें वी आस्क मोर थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस एंड वी आस्क मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं अगर आप देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में डिवाइड किया जाता है। अभी जो आपके क्वेश्चन पेपर में 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, those 15 marks descriptive questions will be like आपको 3 questions of 5 marks each अटेम्प्ट करना है। जो आपकी वर्ड लिमिट है दैट इज 250 वर्ड्स, है ना। एग्जामिनेशन में मत पूछेगा कि कितना वर्ड लिमिट है ना, मैंने बोल दिया है 250 वर्ड्स आपको लिखना है। 250 वर्ड्स फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। अब ये 250 वर्ड्स जो है ये शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में आता है। कभी कभार शॉर्ट में भी एक्सपेक्ट करते हैं 250, और कभी कभार लॉन्ग का भी जो सबसे शॉर्टेस्ट क्वेश्चन होता है उसको भी 250 कहते हैं। अब ये 250 वर्ड्स का आंसर लिखना कैसे होता है, देखिए सबसे पहले समझिए, एक आंसर में जो है 3 जिसे मुझे कहना चाहिए पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। The second part and the most important part of the question, or the मुझे ऐसा कहना चाहिए the biggest part of the question, that is the main body, और जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन और करीब करीब एक पैराग्राफ कंक्लूजन लिखना ही पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड अंडरस्टैंड। और बाकी जो आपका पूरा का पूरा आंसर है वो आपके मेन बॉडी में जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिलेटेड आप क्या लिखना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, दैट इज समथिंग विच यू एक्सप्लेन टू द रीडर और टू द एग्जामिनर। तो आप थोड़ा सा बताते हैं कि ये चीज क्या है। जैसे सपोज कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई सपोज अगर हम एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई रैगिंग इज अ नेसेसरी इविल, कमेंट सपोज, तो आपको सबसे पहले इसके क्वेश्चन में जो है इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए कि व्हाट इज रैगिंग, ठीक है ना। और उसके बाद आपको व्यूअर तो नहीं होगा, आपका रीडर होगा या एग्जामिनर होगा, उसको ये बताना चाहिए दैट व्हाट इज इट विच यू आर डीलिंग इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। तो लिखने के तरीके होते हैं, मैंने वीडियोस में भी बात की, आप वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली देख लेना, क्योंकि वो मैं सारी चीजें अभी नहीं बता सकता। इट इज मोर देन 1.5 to 2 hours मटेरियल, पर आप अगर उसको देखें और फास्ट करके देखिए तो आपका जल्दी हो जाएगा। आप उसको 1.752 की स्पीड में भी देख सकते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी इम्प्लीकेशन। आप बहुत अच्छे से उसको फॉलो भी कर लो बिकॉज इट्स क्वाइट अ स्लो वीडियो इन दैट सेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा कि आपने बताया कि रैगिंग क्या है। उसके बाद रैगिंग क्यों नेसेसरी इविल है ये आपको बताना पड़ेगा कि रैगिंग क्या पर्पस सर्व करता है या क्या पर्पस सर्व नहीं करता है। और क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन का टाइप है एक, वो क्वेश्चन के में लिखा हुआ है कि रैगिंग इज अ नेसेसरी इविल फुल स्टॉप कमेंट। नाउ व्हाट इज अ कमेंट क्वेश्चन, इसके पे आते हैं, पर पहले जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या होगा कि आपको रैगिंग क्यों इविल है या क्यों नेसेसरी है, हाँ, या आप इसको मानते नहीं हैं। आपका अगर सपोज ऐसा लगता है आपको कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं मानते कि रैगिंग जो है नेसेसिटी थी, तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट में भी लिख सकते हैं। एवरीथिंग हैज टू बी सब्सटैंशिएटेड। सब्सटैंशिएट मीन्स कि आपका जो है आर्गुमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपको जो है उसके लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट राइट समथिंग जस्ट बिकॉज कि ओके आई थिंक इट लाइक दिस वे, या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा क्वेश्चन पेपर में।
तो आपको वो लिखना पड़ेगा। और उसके बाद आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ना व्हाट इज अ कंक्लूजन? कंक्लूजन की, जैसे कि आपने जिस चीज के लिए आर्ग्यू किया या जो चीज आपने डिस्क्राइब की, एक्सप्लेन की, उसके बाद आपको एक छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो न्यूट्रली हो, ठीक है, मैं यही नहीं कह रहा हूं कि आपको फेवर में जाना है या अगेंस्ट में जाना है, अगर न्यूट्रल भी है फॉर दैट मैटर, तो भी आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू एट द एंड लिखना चाहिए, कंक्लूजन। that gives an examiner, suppose if I am right, I am checking your answer, तो मुझे अगर सपोज ऊपर थोड़ी सी बात घिचपिच भी लगी कि पता नहीं ये बोलना क्या चाह रहा है, रैगिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं, या रैगिंग होना चाहिए कि नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो लास्ट लाइन में ये बहुत क्लियर हो जाएगी कि नहीं, मैं रैगिंग को सपोर्ट नहीं करता या मैं रैगिंग को सपोर्ट करता हूं, तो मुझे समझ में आएगा अच्छा ऊपर जो आर्गुमेंटेशन दे रहा था वो इस चीज के लिए दे रहा था। तो दैट इज लाइक ए रीअसेसिंग of your own point of view, and this is something which is an absolute must for every question, ठीक है ना? तो ये आपको जो है लिखना पड़ेगा और आपको लिखना चाहिए, ठीक है? तो कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, या इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, वो तो आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा, है ना? मैं आपको थोड़ा सा और बेसिक कुछ चीजें बता दूं। अगर आपको 5 नंबर के 3 क्वेश्चन लिखने हैं जो कि 250 वर्ड्स हैं, तो आप मान लीजिए कि एक एक क्वेश्चन में आपको करीब करीब 15 मिनट लगेगा। दैट मीन्स कि आप 45 मिनट्स जो है इसमें खर्च करने वाले हैं। आपका टोटल एग्जामिनेशन टाइम जो है वो करीब करीब 1 आवर 10 मिनट्स है। तो आपके पास जो है क्वेश्चन करीब करीब 5 मिनट पहले आ जाएगा। एग्जामिनेशन कब है भाई साहब? आप लोगों को क्या डेट आई है? 19th को एग्जामिनेशन है। और कितने बजे से कितने बजे तक? 4 से 5। 4 से 5 है। तो आप मान लो कि 3:55 पे आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा और 4:10 पे जो है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको जो है इफेक्टिवली 1 आवर 15 मिनट्स मिलेगा। अच्छा, अब 1 आवर 15 मिनट्स में आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, क्योंकि आप लोग पिछली बार एग्जाम तो दे चुके हैं, लेकिन बहुत ह्यू एंड क्राई होता है, फिर लेट सबमिशन होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, ठीक है? तो मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग का फिर री एग्जामिनेशन या लेट सबमिशन या कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम। क्या करना है आपको? सबसे पहले गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में भरो, ठीक है? और उसको 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, हद से हद 20 मिनट लगना चाहिए, ठीक है ना? दैट मीन्स कि अगर सपोज 3:55 पे क्वेश्चन पेपर आया है और आपने 3:58 या 59 से स्टार्ट किया, मान लीजिए 4 बजे स्टार्ट, तो भी आपका 4:15 से लेके 4:20 तक गूगल फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है ना? उसके बाद आंसर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर्स उसमें अपलोड करना है तो आप लिख के वहां पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आंसर अपलोड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वहां पे अपलोड होने में कभी कभार टाइम लग जाता है, दिस एंड दैट, तो व्हाट यू डू, यू सबमिट द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, 15 से 20 मिनट्स के अंदर। उसके बाद क्या करो कि मुझे मेल करो आंसर्स किस पे मेल करोगे, ये चीज भी सुन लो, है ना? ये खास करके मैं इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो सुमंता लिख के जो है वो किसी दूसरे ईमेल पे भेज देते हैं। इट इज ईमेल आईडी इज ss.sharma@smvdu.ac.in। इसी चीज पे जो है या इसी जगह पर जो है आप मेल करोगे। विनीत बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। विनीत, कैन यू हियर मी? तुम्हारा माइक ऑन ऑफ हो रहा था। अच्छा, विनीत हैज लेफ्ट द मीटिंग नाउ। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आप 15 से 20 मिनट्स में जो है क्वेश्चन पेपर मतलब जो गूगल फॉर्म है उसको आप अपलोड कर दो। तो एक तरीके से आप सेफ हो गए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी जो है सबमिट हो गए। ये फर्स्ट थिंग है। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा है और आप जो है आराम से जो है सपोज 5:10 तक अपलोड कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबमिट मत करो और आंसर्स को जो है वहीं पे चिपकाओ, यानी कि जहां पे क्वेश्चन के साथ स्पेस दिया है कि आप यहाँ पे जो है अपलोड करिए अपनी फाइल, तो वहां पे जो है आप अपलोड करो। अब जो लोग क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, ठीक है, आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये कर सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के जगह पे ही आंसर को अपलोड करें, ये एक तरीका है। दूसरा है कि एक ही फाइल बना लीजिए सारे आंसर्स की, क्योंकि आपको कायदे से सिर्फ 3 आंसर लिखने हैं, ठीक है ना? उसमें इंटरनल चॉइस भी हो सकती है, क्वेश्चंस में जो है इंटरनल चॉइस मिल सकती है,
ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 5 क्वेश्चन आए उसमें से आपको 3 करने, या फिर आपको 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 1 करना है, फिर 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 1 करना है, 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 1 करना है। ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर है कि कुछ चॉइस आएगा। तो आप उस चॉइसेस, आपने जो है 3 आंसर्स लिखे, 3 आंसर्स को अगर एक ही जगह पे फोटोज खींच के और चिपका लेते हो आप, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आप एक फोटो फिर दूसरा फोटो फिर तीसरा फोटो ऐसे करके चिपका लेते हो, ठीक है ना, या ऐसे ऐसे करके चिपका लेते हो, जैसे भी कर लो। अगर ऐसे चिपका के एक फाइल बना लिया आपने, ठीक है ना, तो उस फाइल को आप अपलोड कर दो एक ही जगह पे, मैं वहीं से सारे आंसर्स चेक कर लूंगा और रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे नंबर दे दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप आंसर्स चिपका नहीं पाते हो या उस तरीके से नहीं हो पाता है, तो आप अलग अलग रख लो, है ना। पर एक आंसर की एक ही फाइल बनाओ, एक आंसर की 4-4 फाइल मत बनाओ, ठीक है ना। अब सपोज आपने एक आंसर को जो है 2 पेज में लिखा है या 3 पेज में लिखा है, तो उसकी एक ही फाइल बनाओ, दैट इज इजियर फॉर अस टू चेक। लेकिन अगर आपसे वो भी नहीं बन पाता है, कोई बात नहीं, आप सारे आंसर हमें भेज दो। लेकिन क्या करो, देखो, सबसे पहले हर एक पेज पे अपना नाम और एंट्री नंबर तो लिखना है, और साथ में आपका आंसर नंबर भी उस पेज पे लिखो। जैसे कि आपने सपोज कि आपने 3 पेजेस दिए, ठीक है ना, जैसे इस पेज पे लिखा, उसके बाद अगले पेज पे लिखा, उसके अगले पेज पे लिखा, तो यहाँ पे आपका नाम और एंट्री नंबर और क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद जो दूसरा पेज है उसमें भी नाम, एंट्री नंबर और क्वेश्चन नंबर, और उसको पेज नंबर लिख दो, जैसे 1 2 3 कर दिया आपने, ठीक है ना। तो भाई आंसर 2 का पेज नंबर 2 ये है, आंसर 2 का पेज नंबर 3 ये है, और आंसर 2 का पेज नंबर 1 ये है। कभी कभार अपलोड में क्या होता है कि आगे पीछे हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है ना। तो ये सब चीजें करो सो दैट कि यू आर ऑन दी सेफर साइड, है ना। हम तो बोल ही सकते हैं हमारे पास आंसर नहीं आया या हमें समझ में नहीं आया, तो आप क्यों उसका वो लोगे। आप जो है उसको प्रॉपरली अपलोड करें और एक ही बार फाइल भेजना है, एक से ज्यादा बार फाइल करने की जरूरत नहीं। ऐसे सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप एक ही आंसर को जो है, मतलब एक ही फाइल बना लो, उसमें 7 आंसर जोड़ दो, ठीक है ना, और उसको प्रॉपर पेज नंबरिंग कर दो और आंसर नंबर और पेज नंबर उसमें लिख दो। तो इससे क्या होगा कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो वो जो है एक चीज रहती है और वो जो है क्लैरिफाई भी हो जाएगा। और मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि जिस दिन आपका एग्जाम हुआ उसके 2 दिन के अंदर जो है आपको आपके पेपर के मार्क्स पता चल जाए, है ना। क्योंकि इसमें इतने स्टूडेंट्स नहीं जितने लॉजिक में थे, लॉजिक में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे और बहुत काम होता था उसमें, पर इसमें उतने नहीं है। तो आई होप सो कि आई विल बी एबल टू डू इट। पर नहीं भी हुआ तो भी मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट टीचर जो कि आपको पेपर दिखाएगा वो मैं ही हूँगा, तो वो तो मैं कर दूंगा। लेकिन आपको भी मेरा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा, वो ये है कि आप प्रॉपरली उसको करें। अगर आपका आपने पूरी कोशिश कर ली और आपका इंटरनेट के कारण या किसी चीज के कारण जो है आपका क्वेश्चन पेपर सपोज 5:10 तक अपलोड नहीं हो पाया, तो मुझे फोन करने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी अपलोड होता है आपसे, आप अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो लेट सबमिशन के बाद उसको री एग्जामिनेशन कराना है कि नहीं कराना है, कि उसको खारिज कर देना है या उसको एक्सेप्ट करना है, जो भी होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाया तो आप पैनिक मत करें या कोई कहीं पे हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आप घबराएं नहीं। आप आराम से जब भी आपसे हो पाता है आप उसको अपलोड करिए। एट मैक्स क्या होगा, आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, और वो भी ऑनलाइन ही है, तो उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप ये मत करना, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में 2 बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 बच्चों ने ऐसा किया कि उनसे सबमिट नहीं हो पाया, तो वो घबरा गए, डर गए, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने किसी को फोन करने की कोशिश करी या तो फोन नहीं उठाया, उन्होंने पता नहीं क्या कहा, एंड दिस एंड दैट, उन्होंने अपलोड ही नहीं किया, ठीक है। और उनमें से क्या ही बोलूं, अब मैं एक ने जो है फिर उसके बाद एग्जाम भी नहीं लिया, तो मतलब दिस डज नॉट मेक सेंस, है ना। तो आप ऐसा नहीं करिए, कोशिश करो कि आप जो है 5:10 तक अपलोड कर दो। अगर 5:10 के बाद अपलोड हुआ सपोज, ठीक है ना, तो भी आप अपलोड तो करो सबसे पहले। उसके बाद उसके ऊपर क्या भी डिसीजन आएगा, क्या होगा, वो हम आपको बाद में बता देंगे, आप टेंशन नहीं लो, लेकिन आप सबसे पहले अपलोड करो, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 250 वर्ड्स का आंसर जो है करीब करीब 2 पेज के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब आप पेजेस कैसे लेते हो इस पे भी काफी मैटर करता है, बट अगर आप नॉर्मल एक फाइल टाइप का, जो हम लोग जो यूजुअली नोटबुक्स होते हैं हमारे,
उस तरीके के अगर नोटबुक्स में आप आंसर लिख रहे हो तो 2 पेज भी पूरा भरेगा नहीं और आपका 250 वर्ड्स नियर अबाउट हो जाएगा। दैट इज द थिंग। कुछ लोगों की बड़ी हैंडराइटिंग होती है, बड़ा फॉन्ट यूज करते हैं वो, तो उसमें वो 2 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा या शायद तीसरे में जाए, बट यूजुअल हैंडराइटिंग्स में जो है आपका आंसर वो 2 पेजेस पूरा होगा नहीं, उसमें हो जाता है। आपको कैलकुलेट कैसे करना है इस चीज को भी थोड़ा सा समझिए। अगर 250 का आंसर है तो इसका मतलब है आपको 3 से 4 सेंटेंस इंट्रोडक्शन में, 2 से 3 सेंटेंस कंक्लूजन में लिखना है। तो 3 से 4 और यहाँ पे 3 अगर कर लें तो 4 और 3 7 सेंटेंस। ये 7 सेंटेंस आपको करीब करीब 70 वर्ड्स दे देगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आप समझ लो कि करीब करीब एक सेंटेंस 10 वर्ड्स के आसपास होता है। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो आपको हद से हद 18 to 20 जो है लाइंस लिखनी है मेन बॉडी में। इसको आप 2 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो या एक पैराग्राफ भी लिख सकते हो। ऐसे ऑन दी मतलब एस्थेटिकली स्पीकिंग इट शुड बी 2 पैराग्राफ्स। 250 में क्या होता है कि एक इंट्रोडक्शन होगा, 2 पैराग्राफ का मेन बॉडी होगा और एक पैराग्राफ का कंक्लूजन होगा। इस तरीके से जो है आंसर अच्छा भी आता है, पढ़ने में भी सहूलियत मिलती है और आपको भी अपना मटेरियल ऑर्गेनाइज करने में फायदा होता है। सो दिस इज दी थिंग। अच्छा, लिखते लिखते अगर आपको कोई वर्ड याद ही नहीं आ रहा है, हालांकि आपके पास इंटरनेट है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि आपको याद नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं याद आ रहा है तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक आध वर्ड, है ना, या एक आध सेंटेंस। हालांकि ये एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि ये नहीं कि मेरे को वर्ड ही नहीं याद आ रहा था तो मैं क्या ही लिखता, है ना। जैसे अभी भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और मतलब वो तो खैर ऐसी मस्ती मजाक वाला वीडियो है, लेकिन मैं उसकी पूरी इंटरव्यू जो है अपलोड करने वाला हूँ। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने IES, है ना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 26 रैंक है उसकी AIR, और करेंटली ही इज वर्किंग विद सिग्नल्स, तो रेलवेज के साथ उसकी इंटर्नशिप चल रही है। तो वो वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। एंड ही इज अ प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। उसने मध्य प्रदेश से हिंदी मीडियम से जो है पढ़ाई करी है 12th तक, और सॉरी हमारी यूनिवर्सिटी में आके भी उसने इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया, बट टू टेल यू द ट्रुथ, he was among the first 5 students of the class during those days, और उसने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी 10 से मारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसने TCS में भी नौकरी करी है, इंटरव्यू भी निकाला है, सब कुछ किया है, 1 साल वहां पे किया है। उसने पेटेंट्स ऑफिस में भी नौकरी किया है, 1 साल वहां पर भी किया। उसका उसने बैठ के प्रिपरेशन करी और उसने IES भी निकाला है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हिंदी और ये और वो, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने बोला, तो आप हिंदी में भी एक आध वर्ड या एक आध सेंटेंस लिख लीजिएगा। हमें हिंदी आती है भाई, हम पढ़ लेंगे उसको, ठीक है ना, और अगर सही होगा तो नंबर भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं। पर कोशिश करिए कि उसको फुली इंग्लिश में लिखिए, बिकॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आवर यूनिवर्सिटी इज इंग्लिश। So that is the point and that is something which we should stick to. ठीक है, तो ये कोशिश करें। बाकी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं, आई होप सो। मैं कुछ चीजें और बता दूं, उसके बाद आप लोगों से आपके डाउट्स भी पूछ लूंगा। अच्छा, अभी तक कोई डाउट है? बाय द वे, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर कंक्लूजन वगैरह जो हम लिखेंगे तो उसमें अगर फर्स्ट पर्सन में रेफर करें कि आई थिंक दैट और आई बिलीव दैट, वो ठीक है? आई थिंक और आई बिलीव जो है अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं माने जाते हैं। ऐसे लिखते हैं यूजुअली कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है ना, दस, देयरफॉर, है ना। ये सिंपल वे ऑफ राइटिंग द कंक्लूजन्स है। आप वो जो तीनों वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वहां पे देखिएगा, मैंने इन सब चीजों के बारे में भी बात करी है। ये आई थिंक, आई बिलीव, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, ये जो है उतने अच्छे एक्सप्रेशंस नहीं माने जाते। रादर देन आपने पूरा जब आर्ग्यूमेंट किया उसके बाद आप लिखिए फ्रॉम द अबव, है ना। जैसे कि एक इंग्लिश में एक्सप्रेशन और होता है जो कि यूजुअली फिलोसफी के फैकल्टीज या फिलोसफी के स्टूडेंट्स को छोड़ के यूजुअली नहीं पता होता है। जैसे लिखते हैं, उसको कहते हैं इट इज प्लेन फ्रॉम द अबव दैट,
है ना। तो ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, आप देख सकते हो कि कंक्लूजन मार्कर्स कौन से होते हैं। लॉजिक में भी हम पढ़ाते हैं ना कंक्लूजन मार्कर्स, देयरफॉर, thus, फ्रॉम द अबव, है ना। तो ऐसे करके भी आप जो है उसको सिंपली बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो। कोई बहुत भयंकर और अच्छी अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ना तो कोई एक्सपेक्ट करता है और ना ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको सिंपली जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, उसमें आपको जो है बहुत वैलिड आर्गुमेंटेशन जो है करना है और उसके बाद आपको कंक्लूजन पे आना है, ठीक है ना, ये चीज। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बता सकते हैं कैसे करें? इंट्रोडक्शन में जैसे सपोज अगर क्वेश्चन है कि रैगिंग सही है, जैसे रैगिंग इज ए नेसेसरी इविल, हमने क्वेश्चन पूछा, तो आप सबसे पहले एक्सप्लेन करो व्हाट इज रैगिंग, ठीक है। तो आपने सपोज 1 या 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दिया कि रैगिंग रेफर्स टू क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्कस करना है कि क्या रैगिंग नेसेसरी इविल है क्या। तो आप एक छोटा सा लाइन ऐसा लिख सकते हो दैट इन द कमिंग पैराग्राफ्स, ठीक है। हालांकि इस चीज को सारे लोग कॉपी करते हैं इसलिए मैं बोलता नहीं, ठीक है। कि in the coming paragraphs we will be discussing the horrors as well as the advantages of ragging, ठीक है। ऐसे करके आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया सपोज। हालांकि ऐसा लिखोगे तो मैं नंबर काट दूंगा, पहले बता रहा हूं अभी, ठीक है, बिकॉज यू आर कॉपिंग इट फ्रॉम मी एंड फ्रॉम टुडेज क्लास। आपको करना क्या है इस चीज को समझिए, हर एक पर्सन जो है अपने हिसाब से उसको लिख सकता है। या तो आपने रैगिंग आपने डिफाइन करना है, ये तो आपने कर दिया। इसके बाद आप ये लिखने की कोशिश करो कि आगे चल के क्या क्या करने वाले, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं जो अबव स्टेटमेंट है इसके अगेंस्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्रेस करूंगा, या मैं इसके फेवर में पॉइंट ऑफ व्यूज एक्सप्रेस करूंगा। अगेन उसमें आई लिखना जो है सही नहीं होता है, हम बोलेंगे कि ये डिस्कशन है ना, हाँ, उसमें ऐसा ऐसा होगा। इस तरीके से जब लिखते हो आप तो ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन आता है। और कोई डाउट या और कोई चीज? सर अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सर किसी के अगेंस्ट में टोटली बायस होके बोलो या सपोर्ट में? सर थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर लिखना चाहिए कि कैसा लिखना चाहिए? आपको जो ठीक लगता है, आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। कोई डिप्लोमेसी या कोई इसके फेवर में या इसके अगेंस्ट में नहीं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी को फेवर कर रहा है या किसी के अगेंस्ट में जा रहा है, उससे क्या करना है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखिए और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन भी करनी पड़ेगी और आर्ग्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा कि भाई क्यों लिख रहे हो या क्यों बोल रहे हो ऐसा। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे या वैसे लिख दोगे तो नहीं चलेगा, है ना। आपको उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्यों ये चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। यस सर आप जब आई की बात कर रहे हो तो आप हर एक फर्स्ट पर्सन पर नाउन की बात कर रहे हो या सिर्फ आई की ही बात कर रहे हो, जैसे वी हो गया या वी लिख सकते हैं आप, है ना। वी एक्चुअली जो काफी अच्छा एक्सप्रेशन होता है वो वी होता है ना। या फिर आप थर्ड पर्सन में भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे आंसर राइटिंग जो है थर्ड पर्सन इज द बेस्ट थिंग। जब आप पेपर लिखते हैं, है ना, आगे चल के आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो इन दिस एंड दैट, तो उसमें फर्स्ट पर्सन पे आते हैं पर उसमें भी वी पे आते हैं, आई पे उतना सही नहीं माना जाता। ओके। और कोई डाउट किसी को? आगे चलो, कुछ क्वेश्चन के टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन के टाइप्स यूजुअली कैसे होते हैं? एक क्वेश्चन का टाइप होता है कमेंट, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था, दैट रैगिंग इज अ नेसेसरी इविल कमेंट। अब कमेंट क्या होता है? कमेंट बेसिकली ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करते हो। उसमें आपको बहुत ज्यादा सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करने से ज्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। आप क्यों आर्ग्यू करना चाहते हो कि रैगिंग जो है नेसेसरी इविल है। और कमेंट के क्वेश्चन में खासियत यह है कि आप उसके फेवर और अगेंस्ट दोनों में जा सकते हो। आपने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, रैगिंग इज नॉट अ नेसेसरी इविल, आप ऐसा भी आर्ग्यू कर सकते हो। आप कह सकते हो नहीं, रैगिंग इज अ नेसेसरी इविल, ऐसा भी आप आर्ग्यू कर सकते हो। आपके ऊपर है, आपका डिस्कशन किस तरफ जा रहा है, आपको वो देखना है। जब क्वेश्चन आता है नोट, जैसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, तो बेसिकली डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आता है क्रिटिकली कमेंट, तो बेसिकली जो लाइन दी गई है उसके अगेंस्ट में जाना। देखो कमेंट में जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, आप फेवर में भी जा सकते हो, अगेंस्ट में भी जा सकते हो। क्रिटिकली कमेंट यू हैव टू गो अगेंस्ट द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वहां पे आपके पास ये फ्रीडम नहीं है कि आप क्वेश्चन के फेवर में भी जा सकते हो, अगेंस्ट में भी जा सकते हो। आपको अगेंस्ट पे जाना पड़ेगा। जब क्वेश्चन लिखा होगा क्रिटिकली कमेंट, है ना, तो आपको हमेशा ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है।
ये पहली चीज है। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं एक्सप्लेन, एल्यूसिडेट, डिस्क्राइब, या फिर जैसे कभी एक्सप्लिकेट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कभी। ये एक खूब बड़ा सा आंसर लिखने वाली बात है, इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है ना। जैसे हमने बोला एक्सप्लेन द साइकी ऑफ अ रैगर, ये क्वेश्चन हम पूछ भी चुके हैं इसके पहले। तो जब हमने बोला कि एक्सप्लेन द साइकी ऑफ अ रैगर, तो आप रैगर के साइकी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रैगर के जब साइकी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें उसको बताते चलो, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन करने से नहीं चलेगा, आपको उसको भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि या तो रैगिंग क्या होती है, या साइकी ऑफ द रैगर से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। और साथ में कंक्लूड भी करना पड़ेगा कि इस कारण से रैगिंग होती थी, या रैगिंग होती थी लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, या इन चीजों को अगर डील किया जाए तो रैगिंग नहीं होगी, व्हाटएवर, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आप समझते हो, आप फील करते हो। जैसे मैंने आपको बोला था, आई एज अ पर्सन शुड नेवर टेल यू आपको क्या करना है, आप पढ़ लिख कर ये समझिए कि आपको क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो शिक्षित बनिए, है ना, पढ़ना लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पढ़ लिख कर ये चीज को समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या करना है। आप तो टीचर ने क्या कहा है, आपको इसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, ये सेकेंडरी है। सबसे पहले आप क्या मानते हैं, इसको डेवलप करना सीखिए, ठीक है ना। और अब आप सब लोग जो है थोड़े से बड़े हो गए हैं, एडल्ट्स हैं, तो आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू को जो है क्रिएट करना या डेवलप करना आना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार जिसको हम कहते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन। इसको कभी कभार अंग्रेजी में अच्छे से लिखते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो उसमें आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को देखना पड़ता है ना, कि एक बार इधर का पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार इधर का पॉइंट ऑफ व्यू, इधर का पॉइंट ऑफ व्यू, इधर का। अच्छा, ह्यूमैनिटीज के आंसर्स जो हैं वो पॉइंट्स में नहीं लिखे जाते, ठीक है। जैसे साइंस के आंसर्स या इंजीनियरिंग के आंसर्स हम पॉइंट्स में लिखते हैं, ह्यूमैनिटीज के आंसर्स पैराग्राफ्स में लिखे जाते हैं। सो यू नीड टू राइट थिंग्स इन पैराग्राफ्स, ठीक है। अब जैसे सपोज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का क्वेश्चन है, तो आपको एक लाइन फेवर में, एक लाइन अगेंस्ट में, एक लाइन फेवर में, एक लाइन अगेंस्ट में, या कंपेयर कर रहे हैं किसी दो चीजों को सपोज, ठीक है ना। तो एक चीज इसके बारे में बताई, फिर इसके बारे में बताई, फिर इसके बारे में बताई, फिर इसके बारे में बताई, ये एक तरीका है, ये बेस्ट तरीका मानते हैं। दूसरा है कि पहले वाले के बारे में पहले पैराग्राफ में बताया, दूसरे वाले के बारे में दूसरे पैराग्राफ में बताया, फिर कंक्लूड किया, ये भी एक तरीका है। ये उतना अच्छा नहीं मानते जितना कि एक एक्स के बारे में, फिर वाई के बारे में, फिर एक्स के बारे में, फिर वाई के बारे में, फिर एक्स के बारे में, फिर वाई के बारे में जो लिखते हैं। इस तरीके से जो आंसर्स लिखते हैं उसको कहते हैं ज्यादा एनालिटिकल है वो। और जब आप एक चीज पहले के बारे में एक पैराग्राफ में लिख चुके हैं, दूसरे के बारे में दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, तो वो उतना एनालिटिकल नहीं होता। पर कभी कभार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है इस तरीके से कि पहले पैराग्राफ में आप फर्स्ट चीज को एक्सप्लेन करोगे, दूसरे में, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से। और इससे आपका कोई मार्क्स वार्क्स कटेगा नहीं, पर बता रहा हूं मैं आपको कि अच्छा आंसर क्या होता है, खराब आंसर क्या होता है, या बेटर आंसर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे चल के आपको जरूरत पड़ेगी तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो ये तरीका होता है। जैसे कभी कभार क्वेश्चन है डिस्कस का, तो डिस्कशन हो रहा है, सपोज अगर हम जनरल सेंस में समझे डिस्कशन हो रहा है, तो डिस्कशन कैसा होता है, डिस्कशन इज नॉट अ स्पीच। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इट इज नॉट अ प्योर डिस्कशन, मैं आपको चीजें बता रहा हूं। लेकिन अगर डिस्कशन हो रहा होता है, कभी कभार हमने क्लास में डिस्कशंस किए, तो उसमें क्या होता है कि एक बार विनीत ने बोला, एक बार हर्ष ने बोला, एक बार श्याम ने बोला, तो एक बार आयुष ने बोला, है ना, सोमेश ने बोला, तो डिस्कशन चलता रहता, फिर मैंने बोला। तो डिस्कशन क्या होगा, डिस्कशन विल बी अ लॉट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज कमिंग टुगेदर। एक आया, फिर उसको कैसे किसी ने जो है काउंटर किया, फिर तीसरे ने उसमें से क्या प्रॉब्लम निकाली, चौथे ने बोला कि नहीं पहला वाला पॉइंट सही है क्योंकि इसमें ये भी ऐड हो सकता है। दिस इज अ डिस्कशन। तो ऐसी चीजें जो है तब हम डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे कि आपसे पूछा गया कि क्या ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जैसे मैंने अभी एक एथिकल डिलेमा का वीडियो अपलोड किया, तो अलग अलग लोग देखना, आप उसमें कमेंट्स लिख रहे हैं, तो एक बोलता है कि ऐसा करना चाहिए, दूसरा बोलता है ऐसा करना चाहिए, तीसरा बोलता है ऐसा करना चाहिए। अब इन सारी चीजों को जब आप एक साथ पढ़ते हो, है ना, तो वो डिस्कशन बन जाता है। तो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो है पहले वाले को जिसने क्रिटिसाइज किया ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तीसरे वाले ने पहले वाले और दूसरे वाले को पढ़ के बोला कि नहीं पहला वाला ज्यादा सही है क्योंकि उसमें ये भी चीज होगी जो दूसरे वाले में नहीं है, सो इट इज एडिंग ऑन टू दैट। तो ये डिस्कशंस होते हैं। तो डिस्कस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, हालांकि शायद इस मिड-सेम में नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे कमेंट या क्रिटिकल कमेंट। कमेंट
आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट, क्रिटिकल कमेंट अगेंस्ट में जाना है। डिस्कशन, प्रॉपर डिस्कशन होता रहेगा। अगेन मेन बॉडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर क्वेश्चन में होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। चाहे वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट का हो, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का हो, कमेंट का हो, क्रिटिकल कमेंट का हो, डिस्कशन का हो, एक्सप्लेन, एल्यूसिडेट, डिस्क्राइब हो, कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको जो है एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन देना चाहिए। कंक्लूजन ऐसा भी नहीं होना, मतलब हाँ बताइए सर ये जो मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें सर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की अलग अलग मार्किंग होगी? हाँ होती है। मतलब सर ऐसा होगा कि 1 मार्क्स का वो और 3 मार्क्स तो ये मुझे पता था हर्ष अपने जो है पूरे हिसाब पे आने वाला है। देखो तुमने इंट्रोडक्शन लिखा है तो तुम क्लेम करोगे सर मैंने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो लिखा था, मेरे को 2 नंबर तो दे दो कम से कम। ऐसा नहीं होता है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं। इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाता है कि वो मार्क्स कितने आने चाहिए। तो जो भी है बात पता है क्या है कि आप थोड़ा सा पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा तगड़ा रखना और अच्छे से आंसर लिखना। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, आप चाहे डर रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे, बट आप बहुत अच्छा करेंगे।